Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हमें दो एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल आया है वो, और यहाँ पे तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा है उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है। प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है और बाकी एडिटोरियल हमारे लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बजट अभी आने वाला है तो उसमें रिफॉर्म्स क्या क्या लाए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जा सकता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसको हम डिस्कस तब करेंगे जब बजट आ जाएगा। रिफॉर्म्स को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बजट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा बजट आएगा। आपके एग्जाम से पहले ये चीज़ सामने आ जाएगी। इसके अलावा कोई खास एडिटोरियल है नहीं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब थेफ्ट आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। आज का हमारा जो सेशन है इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि लोकपाल जो है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। ठीक है, बस आपको इतना बताना है, और अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। ठीक है, दोनों जवाब ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। उससे पहले आज सुबह जब मैं उठा था तो एक मैंने क्वेश्चन एक स्टूडेंट का पढ़ा और मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ इस चीज को मैं शेयर करूं। उस स्टूडेंट ने मेरे से ये कहा कि सर क्या ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी या फिर बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स। मतलब उसका कहना यह था कि सर हम किसी दिन 7 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 1 ही घंटे पढ़ते हैं, और किसी दिन हम फिर 12 घंटे पढ़ ले रहा हूं मैं, पर किसी दिन एक भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो क्या ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के इस प्रोसेस में, अपनी इस एग्जाम की जर्नी में। मैंने उसको और आपको सभी को यहाँ पे एक जवाब देना चाहता हूं इस क्वेश्चन का एक बार में। नदी ने एक बार अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है, कहां मैं नदी और कहां तो छोटा बेचारा सा कुआं। कुएं ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ ठीक ही तो कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है, फर्क यही है तू प्यासों के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता। बहुत ही शानदार ये पंक्तियां हैं और इससे अगर आप लोग अपना मतलब निकालेंगे तो समझ जाएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी तेज भाग रहे हैं, कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, या कोई आपका मित्र है जो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ ले रहा है और आप जो है वो 6-7 घंटे 5 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो पर डे। बात सिर्फ इतनी सी है, कंसिस्टेंसी। तेज भागना, ज्यादा बड़ा दिखना, ज्यादा चीजों को ज्यादा मतलब किताबें दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी से सिलेक्शन होगा, सही चीज से पढ़ के सिलेक्शन होगा। तो यही चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अपनी इस तैयारी में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। चलिए अभी शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की तरफ। पहला आर्टिकल जो है वो बात करता है मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। ये क्या है इस पे मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो। भारत के अंदर SC, ST, OBC कैटेगरीज को रिजर्वेशन है, और भी अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। 2 कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन के बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में सामने रखे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जल्दी से याद करिए किस केस में ये कॉन्सेप्ट आया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। वर्टिकल रिजर्वेशन में जैसे आपके ये आ गया SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, और हॉरिजॉन्टल में जैसे इन कैटेगरीज के अंदर भी रिजर्वेशन होता है वुमेन्स के लिए और अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो वो आपके हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में आ जाता है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड 16 सब क्लॉज 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है, और दिस इज बेस्ड ऑन कैटेगराइजिंग द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ ST, SC, OBC एंड जनरल। वहीं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो बात करता है वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी वेटरन्स एंड इसी तरीके के जो और भी रिजर्वेशन होते हैं। भारत में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो 7.5% ST, 15% SC, 27% OBC, EWS 10%, टोटल जो है 59.50% का ये रिजर्वेशन हो गया है। अब बात करते हैं क्या है ये मेरिट वर्सेस आपका रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। बात है टीना धावी जी की, ये यूपीएससी की टॉपर रह चुकी हैं। इनकी यूपीएससी में रैंक फर्स्ट आई थी, इफ आप लोगों को याद हो। बट यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। प्री में जो कट ऑफ जाती थी जनरल की वो उस साल गई थी 9900 के आसपास, एंड टीना धावी जी का जो है वो प्रीलिम्स में 80 के आसपास स्कोर था। ये रिजर्व कैटेगरी से प्रीलिम्स पास करती हैं और मेंस में अपना ये टॉप करके फर्स्ट रैंक ले आती हैं। लोगों का ये कहना था कि अगर भैया ये कैटेगरी इन पे नहीं लगती, क्योंकि इनके मम्मी एंड पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर ये कैटेगरी यहाँ पे नहीं लगती तो इनका प्रीलिम्स ही नहीं होता, तो मेंस में टॉप करने की बात ही अलग थी। और अगर ये कैलिबर था तो फिर इनको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत थी। तो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहीं पे आगे अटक जाता है। वो ये कहता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा है और वो जनरल कैटेगरी के बराबर स्कोर करता है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा।
तो इसमें एक डिबेट ये रहती है कि भैया जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं कि आप यहां पे भी सीट खा रहे हो और वहां एक सीट बढ़ा रहे हो, जो कि जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है अगर वो जनरल कैटेगरी में आके सेलेक्ट होता है तो रिजर्व कैटेगरी में जो उसकी जगह है ना वो किसी और को मिलेगी। तो ये बात यहां पे रहती है जिस पे डिबेट है मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है इस इशू को, और कैसे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा का भी ये मामला देख रहे थे। ये केस जो है ओबीसी का चल रहा था, ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो है ना एक टर्म यूज करी है, एक है सब्सटेंटिव इक्वालिटी और दूसरी होती है फॉर्मल इक्वालिटी। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करता है इक्वालिटी हमारे देश के अंदर, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक होता था सब्सटेंटिव इक्वालिटी, दूसरा होता है फॉर्मल इक्वालिटी। अब ये क्या है, इस इमेज से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। देखो फॉर्मल इक्वालिटी होता है कि तीनों को बराबर चीजें दे दी गई, ठीक है, तीनों को बराबर तरीके से रिजर्वेशन देने की कोशिश करी गई। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सबका कैलिबर जो है वो अलग है। ये भैया इनकी हाइट ज्यादा लंबी है, इनकी कम है, ये सबसे छोटे हैं, तो अगर आप तीनों को इक्वल जगह पे रख दोगे तो इनका तो नुकसान हो रहा है, यहाँ पे इनका फायदा हो जा रहा है, इनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है। तो ये होता है फॉर्मल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप इंसान को उस जिस पोजीशन पे है उस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करो जिससे कि सोसाइटी का ओवरऑल फायदा हो। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो है इसी की बात करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसी पे हम एम्फेसाइज करते हैं, और यहां पे अपने रूलिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को जायज ठहराते हुए कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये। फॉरेन में क्या होता है, इक्वालिटी, इक्विटी, लिबरेशन, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन की जगह पे ना ये इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देते हैं कि ये जो बैरियर है ना यही हट जाता है। तो भारत में ये बैरियर हटाने के लिए जो एक ही रोल अदा कर सकता है वो एजुकेशन, और जिसपे काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो कोशिश भी करती है। तो ये मामला था इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1992 था ना, इसी में ये हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। ये आया था कि 50% रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं हो सकता है। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जाम्पल बताइए ऐसे दो स्टेट्स का जहां पे ये 50% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना ये एक्सीड होता है। चलिए ठीक है। फिर द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्गुमेंट दैट देयर वाज नो नीड फॉर रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। तो ये मैंने आपको बताया, ये आर्गुमेंट यहाँ पे ये था कि जब आप भैया ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हो और आपने कर लिया है तो फिर अब आपको नीड क्या है पोस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को गलत ठहराते हुए अपना डिसीजन आगे दिया है। इसके बाद सॉल्विंग द स्टेलाइट प्रॉब्लम, ये क्या मामला है, ये मामला है स्टेलाइट कॉपर प्लांट का जो कि शट है फ्रॉम 3 इयर्स। 2018 में जो प्रोटेस्ट हुई थी उसके बाद 13 प्रोटेस्टर्स की मृत्यु हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो है चीजों को रोक दिया था। और फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि देखिए जब कोविड का सिचुएशन था तो वेदांता लिमिटेड की ये कंपनी है जो ये आपकी स्थित है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि हम 1000 टन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बनाएंगे अगर आप हमारे प्लांट को रीओपन करने दीजिए, और उस समय थोड़ा बहुत इसको चलाने भी दिया गया था। जो ये स्टेलाइट कॉपर करके जो प्लांट है ये 1994 से जो है आया था, तब से ही वहां पे काफी ज्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे थे। कारण ये था कि बोला जा रहा था काफी सारी टॉक्सिक गैसेज जो हैं यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मार्च 2013 में थोड़ा सा गैस लीक भी हुआ था, उसके बाद तो इसको बिल्कुल शट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइन भी किया था 100 करोड़ का इसके ऊपर एनवायरमेंट नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए, और वायलेंट प्रोटेस्ट के वजह से 2018 में जो है इसको बंद करा दिया गया था। फिर क्या है, बात यहां पे सिर्फ यही नहीं है, बात ये भी है कि देखिए जो लोग वहां पे लोकल रहते हैं उनका ये कहना था कि 3 AM के आसपास जो है वो हार्मफुल गैसेज जो हैं वो रिलीज करी जाती हैं इस प्लांट में से। फाउल स्मेल है, ब्रीथनेस की प्रॉब्लम हो रही है लोगों के आसपास की, ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी चीजें यहाँ पे करी गई थी। अब मामला क्या है, देखो मामला सिंपल सा ये है, राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें ना इसमें से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, गलत गलत व्हाट्सएप वीडियोस के थ्रू। कुछ लोग जो ह्यूमन राइट्स के हैं या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लोगों को जाके भड़का रहे हैं। बट देश के लिए ये जो प्लांट है इसको बंद रखना सही नहीं है। इसका कारण ये क्यों बता रहे हैं कि देखिए भारत के अंदर ना 48% ऑफ इंडिया कॉपर आउटपुट जो है ना 2017 से 18 वो ये वेदांता वाला ये जो आपका प्लांट था ये पूरा करता था।
बट अब ये बंद करा दिया गया है, तो भारत में कॉपर के लिए बाहरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। वरना ये मेक इन इंडिया वाला सीन था, भारत में कॉपर खुद से प्रोड्यूस हो रहा था। कॉपर है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। भारत जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तब्दील होने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे इसका बहुत जरूरी है। तो राइटर जो है ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लांट को जो है वो चला देना चाहिए, वापस से इसको फंक्शन में ले आना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को जागरूक किया जाए, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसका ध्यान रखा जाए और इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो यही यहाँ पे ये आपका आर्टिकल था। ये कहाँ पे स्थित है? तो तोडुकुड्डी करके तमिलनाडु में जगह है, वहां पे ये प्लांट आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट का 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्लैट का हमारा 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। एलेट क्लैट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप एनालिसेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिसेट का क्रैश कोर्स चल रहा है, एनालिसेट का मॉक चल रहा है। क्लैट पीजी के लिए हमारा 2023 का ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। क्लैट पीजी का क्रैश कोर्स चल रहा है 2022 के लिए। क्लैट पीजी के मॉक्स ले सकते हैं आप। डीयू का कोर्स चल रहा है, डीयू के मॉक्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप का लिंक है, वहां से स्टोर सेक्शन में जाना है, कोई भी कोर्स आप चाहें उसमें से परचेस कर सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आज जाके प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप ओपन करिए, भले डाउनलोड ना करिए, कमेंट करिए, उस पर अपना रिव्यूज दे दीजिए क्लैट पॉइंट के बारे में, जो भी आप समझते हैं। फिर देखते हैं ओमिक्रॉन इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ऐसा बोला गया है। किसने ऐसा बोला है? तो भारत के इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक कंसोर्टियम जो है, इनके द्वारा ऐसा बोला गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अब भैया लोगों से लोगों में फैल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। मेट्रो सिटीज की बात कह रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू जो है, होलोग्राम जो है, वो इनवेल किया है इंडिया गेट के ऊपर। और पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का कल जन्मदिन होता है, जिसके चलते हुए यहाँ पे ये होलोग्राम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इनवील किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका लाइन है बताओ। फिर आगे बढ़ते हैं। जर्मन नेवी चीफ क्विट्स ओवर रिमार्क्स एट दिल्ली इवेंट। दिल्ली में एक इवेंट हो रहा था, उसमें जर्मनी के नेवी चीफ थे, इन्होंने रशिया के पक्ष में कुछ स्टेटमेंट्स दे दी थी। उसके बाद इनको काइंड ऑफ हटा दिया गया है और वो ऑफिशियली क्विट दिखाया है, लेकिन इंडिया ने रिजाइन मांगा गया होगा। क्या है पूरा मामला, हमने ऑलरेडी 5-6 बार देख रखा है, पर एक बार छोटा सा जल्दी से यहाँ पे ले लेते हैं। ये रशिया है आपका, ये है यूक्रेन। ठीक है, रशिया जो है वो क्रीमिया को ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है 2015 के अंदर। क्यों करता है रशिया ये सब? क्योंकि रशिया के देखिए अंदर बहुत बर्फ है। उनका एक ही पोर्ट जो है ना वो ब्लैक सी के यहाँ पे है, जिसमें आइस नहीं जमती है, तो उनके लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का सारा ट्रेड जो है ना वो यहीं से होता है। रशिया ने अभी क्या किया है, रशिया यूक्रेन को धमका रहा है कि आप जो है ना नेटो को मत ज्वाइन करो। मैंने आपको सब बताया है नेटो के बारे में। 1949 में फॉर्म हुई थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर के काफी सारे मेंबर ऑलरेडी नेटो के पार्ट बन चुके हैं। नेटो जो है वो यूक्रेन को अपनी तरफ खींचने में लगा है। क्यों चाहता है नेटो यूक्रेन को अपने तरफ? कि कल को रशिया से अगर पंगा हो तो भैया बगल से रशिया को धमकाया जा सके। और रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बफर स्टेट की तरह काम करता था आपकी यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया के बीच में, तो वो खत्म हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ था, यहाँ पे जर्मनी के जो ये नेवी चीफ थे, इन्होंने रशिया के पक्ष में कुछ स्टेटमेंट्स दे दी थी, जिसके चलते हुए इनसे रिजाइन मांग लिया है। आपको पता है कि जर्मनी एंड रशिया के बीच में एक पाइपलाइन बिछी थी, नॉर्ड स्ट्रीम 2, अब उसका भी फंक्शन रोक दिया गया है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, तो इतना ज्यादा बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एलिफेंट कॉरिडोर्स टू बी रिस्टोर्ड इन साउथ बंगाल, तो ये यहाँ पे न्यूज थी कि एलिफेंट का कॉरिडोर्स जो है वो रिस्टोर किया जाएगा साउथ बंगाल के अंदर। वैसे देखिए एलिफेंट की किलिंग भारत में बहुत ज्यादा होती है। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट समय समय पे बहुत जगहों पे देखने को मिलती है। कुछ मेजर रीजन जिसकी वजह से एलिफेंट्स की डेथ हो रही है इंडिया में, तो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 741, ये 2020 तक का आंकड़ा है। ट्रेन हिट्स की वजह से 186, पोचिंग की वजह से 169, पॉइजनिंग की वजह से 64, टोटल जो है वो 1160, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। संख्या में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एलिमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कॉरिडोर बनाने की बात समय समय पे होती रहती है। कुछ फैक्ट्स देख लो, तो भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट जो हैं वो आपके कर्नाटका में है, और ये सेंसस हुआ था 2017 में, उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है। और उसके बाद तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आपका आता है। फिर क्या है, गुजरात टू डेपिकेट ब्रिटिश मैसेकर ऑफ ट्राइबल्स।
देखो, जो टैबलू का 26 जनवरी का कंपटीशन होता है उसमें गुजरात जो है ना एक बहुत ही छुपा हुआ मुद्दा जो है वो डिस्कस करने के लिए टैबलू के फॉर्म में सामने ला रहा है, और बड़ा अच्छा ये इतिहास है अगर आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना हो। देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर हमको पता है, जहां पे बहुत ही लार्ज संख्याओं में लोगों को मारा गया था। उसी तरीके का एक इंसिडेंट आपका गुजरात में हुआ था। हुआ क्या था ये जगह मुझे अभी दिमाग से मेरे निकल रही। करीबन 1200 ट्राइबल्स जो है ना उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा मार डाला गया था, और इन 1200 ट्राइबल्स ने काफी हद तक जो है वो आवाज उठाई थी, कोशिश करी थी अपने आप को बचाने की। ये बात थी गुजरात की। गुजरात में भील ट्राइबल्स जो हैं वो सबरकान डिस्ट्रिक्ट जो था वहां पे गैदर किए गए थे फॉर द आवाज उठाना अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें उनकी ही जमीन का रेवेन्यू पे करना पड़ता था सरकार को कि भैया इस पे खेती करने के लिए आप हमें टैक्स दो। तो इसके अगेंस्ट में ये लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद यहाँ पे काफी एक हादसा हुआ था जिसमें 1200 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये वाला जो छुपा हुआ मुद्दा था इसको इस टैबलू के फॉर्म में इस बार 26 जनवरी में सामने लाया जाएगा। फिर क्या है, इसमें एक न्यूज आज ये भी आई है कि वेस्ट बंगाल बोल रहा है भैया हमारे साथ क्यों भेदभाव, हमारी टैबलू को क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर डायरेक्टिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कंपनसेट विक्टिम्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने, चलो क्वेश्चन है मेरा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगर नहीं है तो फिर किस टाइप की बॉडी है और किस एक्ट से निकलती है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर जो है उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को उन लोगों को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। जहां पे वृंदागर करके जो जगह है, फरवरी में फायर क्रैकर्स का एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनको कंपनसेट करना था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद स्टैनली अपोजेस चेंजेस टू आईएएस रूल। ये देखो अभी एक बड़ा मामला चल रहा है, मैं इनके स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये एडिटोरियल में भी आया था कि आईएएस कैडर रूल्स में जो है ना कुछ चेंजेस करने की बात करी जा रही है। तो ये चेंजेस क्या है आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आईएएस कैडर रूल्स 1954 जो है उसमें चेंज क्या हो रहा है। देखो अभी क्या सिस्टम है ना, हर आईएएस को कैडर चुनना होता है। आप सुनते होंगे कि भैया राजस्थान कैडर, यूपी कैडर, मोस्ट ऑफ द आईएएस जो उनका होम स्टेट होता है वहां का कैडर चुनते हैं। अब क्या होता है कि सेंटर सर्विसेज भी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सर्विसेज होती हैं और स्टेट की भी सर्विसेज होती हैं। आईएएस वैसे सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होते हैं, आपको पता है। तो जो सेंटर सर्विसेज होती हैं इसमें आईएएस के अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस ये होती है कि स्टेट ना आईएएस से कंसेंट लेके लिस्ट तैयार करता है कि ये बंदे जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं सेंटर सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे सेक्रेटरीज की पोस्ट होती है, आपकी यूनियन टेरिटरीज में पोस्टिंग्स होती है, तो वो सब सेंटर सर्विसेज में आ जाते हैं। पर हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से कि बहुत सारे आईएएस जो है ना वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं सेंटर सर्विसेज में अपनी एसेंट देने के लिए। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो अच्छे आईएएस होते हैं उनको अलाउ ही नहीं करते हैं कि आप सेंटर सर्विसेज में चाहिए। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार जो है ना वो ये करने की कोशिश, मतलब लोगों से एक सुझाव मांगा था अभी कि हम ये चेंज करना चाहते हैं कि ये कैडर वाला सिस्टम ही खत्म कर दें, सब ओपन हो, जिसको चाहे जब चाहे वहां पोस्टिंग करा लें। तो उसके ऊपर अभी काफी बवाल चल रहा है। ये चल रहा है कि भैया आईएएस की मर्जी नहीं है, अगर वो स्टेट में ही काम करना चाहता है तो सेंटर में क्यों बुलाना है। इस तरीके की बात सामने देखने को मिल रही है। फिर क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी गेट्स फाइनल टचेस। ये एक स्टैचू जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनवील किया जाएगा कुछ दिनों बाद। ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये 11वीं सेंचुरी के रिफॉर्मर जो थे श्री रामानुजा, उनके लिए मुंचितल तेलंगाना में स्थित किया जा रहा है। ये विश्व का 2nd नंबर का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू होगा। 40 एकड़ आश्रम, नरेंद्र मोदी एट द स्प्रॉलिंग 40 एकड़ आश्रम ऑफ श्री त्रिंदामी चिन्ना जीर स्वामी इन मुंचितल, आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद में ये स्थित है। इसको पीस स्टैचू की तरह भी कहा जा रहा है, सॉरी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की भी तरह कहा जा रहा है। पीस स्टैचू यार मुझे कुछ और याद आ गया, उसको यहाँ पे मत देखना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की तरह भी इसको कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में अभी अनवेल होगा तब भी न्यूज में आएगा। कहां पे है ये बताया मैंने आपको। किसके लिए बनाया जा रहा है? श्री रामानुजा साहब के लिए बनाया जा रहा है, जो कि 11वीं सेंचुरी के रिफॉर्मर्स थे। इसके बाद पेटिशन ऑन कंजुगल राइट्स पेंडिंग फॉर मंथ इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था कि कंजुगल राइट्स को किस तरीके से इन्फोर्स किया जाए, और इसका एक मामला था जिस केस का नाम था ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंजुगल राइट्स क्या होते हैं? देखो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है ना वो डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लोगों को अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उनका खर्चा उठाना है,
इवन यहाँ तक इसमें हो जाता है कि अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उनको साथ रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है अगर एक पार्टी चाहती है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो फिर ये वापस से देखो मैरिटल रेप वाला मामला आ गया। अगर बाय द वे मान लो पति या पत्नी में से किसी की भी इच्छा नहीं है साथ रहने की, पर कोर्ट जो है वो जबरदस्ती कहते कि भैया तुम्हें साथ रहना है, उसके बाद जबरदस्ती यहाँ पे रेप कर लिया जाए, मैरिटल रेप, चाहे मैन का वुमेन के साथ चाहे वुमेन का मैन के साथ, तो फिर तो वही चीजें हो रही है ना। तो ये मामला जो है ये बहुत ही ट्रिकी है, फंसा हुआ है। तो ये मामला तभी क्लियर होगा जब मैरिटल रेप वाला मामला आपका जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया क्यों चैलेंज हो रहा है, तो वही वाली बात है, फंडामेंटल राइट टू प्रीवेसी जो है वो वायलेट हो रही है। कोई नहीं चाहता है भैया कुछ करना, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों उसको किसी के साथ रखने की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूज है, तालिबान अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर्स बिगिन ओस्लो टॉक्स। ओस्लो के अंदर यहाँ पे टॉक्स होने वाली थी तालिबान इन यूरोपियन कंट्रीज की, तो उसी के चलते हुए यहाँ पे ये चीज देखने को मिली है। बीजिंग टू टेस्ट 2 मिलियन अहेड ऑफ ओलंपिक्स। देखो ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स आपके कहाँ पे हैं, चाइना में है, चाइना बीजिंग में है, जिसके चलते हुए बीजिंग में अभी कोविड के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो 2 मिलियन लोगों को यहाँ पे टेस्ट करेंगे पहले ओलंपिक से, शायद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के ओलंपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मतलब चाइना का एक ताकत भी दिखाता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ टेस्ट भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये विंटर ओलंपिक्स के लिए भी चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ आर्टिकल्स देखे। फिर एक आर्टिकल और है, पेरू डिक्लेयर्स एनवायरमेंटल इमरजेंसी फॉलोइंग ऑयल स्पिल। ये क्या है, देखिए ड्यू टू सम नेचुरल डिसास्टर जो ऑयल के स्पिल थे वो समुद्री तट पे बह गए पेरू के अंदर, जिसके चलते हुए एनवायरमेंटल इमरजेंसी वहां पे लगा दी गई है। काफी सारे जानवर जो हैं, जीव जंतु जो हैं, जो आपके समुद्र में रहते हैं, उन लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। और इस तरीके से जो बीच है वो काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट था, काफी ज्यादा टूरिज्म वहां पर डिपेंड करता था, तो वो सब रोक दिया गया है। तो काफी नुकसान भी हो रहा है, और इसे चलते हुए यहाँ पे $50 मिलियन के आसपास का लॉस बताया गया है, और यहाँ पे एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगा दी गई है। तो आज हमने कुछ आर्टिकल्स देखे, जैसे कि पेरू डिक्लेयर्स एनवायरमेंटल इमरजेंसी, बीजिंग टू टेस्ट 2 मिलियन अहेड ऑफ ओलंपिक्स, तालिबान अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर बिगिंस ओस्लो टॉक्स। फिर हमने ये कॉन्जुगल राइट्स वाला मामला देखा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी गेट्स फाइनल टच, स्टैनलिन अपोजेस चेंजेस टू IAS रूल, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर डायरेक्टिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कंपनसेट विक्टिम्स, गुजरात टू डेपिकेट ब्रिटिश मैसेकर ऑफ ट्राइबल्स। हमने यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में देखा, जर्मन नेवी चीफ क्विट्स ओवर रिमार्क एट दिल्ली इवेंट। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू जो है अनवेल किया गया है, होलोग्राम अनवेल किया गया है। उमरीकॉन इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसा बोला गया है, इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। हमने तमिलनाडु के तोटुकुड्डी में जो ये कॉपर प्लांट है इसके बारे में देखा, क्यों ये जरूरी है और क्या राइटर इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, फॉर्मल इक्वलिटी, सब्सटेंटिव इक्वलिटी, अभी ये मामला क्या था और क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सारी चीजें हमने देखी। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।